तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना एसएससी का सीजीएल टीयर 1 एग्ज़ाम डेट 14 जुलाई 2023। शिफ्ट 1 और 2 हम लोग पहले कर चुके हैं और आज हम शुरू करते हैं शिफ्ट 3 डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये कह रहे हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमको बताना है। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म का त्याग कर दे। अबेंडन मतलब किसी चीज का त्याग करना। पहला है एगोटिस्ट। एगोटिस्ट का मतलब होता है अहंकारी। एगोटिस्ट का मतलब होता है अहंकारी। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म का त्याग करने वाला। धर्म का त्याग करने वाला। और एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन, जो धर्म को छोड़ दे। तो धर्म का त्याग करना मतलब धर्म को छोड़ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, एपोस्टेट। ठीक, चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, बिल्कुल सही। रिलायंस, RELIANCE, बिल्कुल सही। ब्यूरो, BUREAU, बिल्कुल सही। अप्रोच में यहाँ पर गलती है। ठीक है, APPROACH, दैट इज अप्रोच। ठीक है, अप्रोच का मतलब क्या होता है हिंदी में, दृष्टिकोण। ठीक है, किसी चीज के प्रति आपकी क्या अप्रोच है, इसका मतलब उस चीज के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है हमको दिए हुए शब्द का। शब्द क्या है, अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है, अबाउंड का मतलब होता है कब जब कोई चीज प्रचुर मात्रा में हो। ठीक है, खूब ज्यादा हो। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या सेंटेंस लिख सकते हैं कि दिल्ली अबाउंड्स इन फेमस होटल्स। मतलब दिल्ली फेमस होटल से भरी हुई है, प्रचुर मात्रा में होटल है। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को, बढ़ोतरी। फ्लोरिश मतलब होता है किसी चीज का फलना फूलना, बहुत ज्यादा कोई चीज हो। सक्सीड मतलब सफल। और एडिक्वेट मतलब पर्याप्त। जब कोई चीज पर्याप्त मात्रा में हो तो हम कहेंगे एडिक्वेट है। ठीक, तो अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में। और कोई चीज फल फूल रही हो, इसका मतलब कोई चीज उससे खूब ज्यादा भरी भूरी है। ठीक है, तो हम अबाउंड का हमारा जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, फ्लोरिश। ठीक है, फलना फूलना। ठीक, कोई चीज प्रचुर मात्रा में है, इसका मतलब वो चीज फ्लरिश हो रही है। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइन स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। कह रहे हैं कि जो गिवन सेंटेंस है इसमें जो अंडरलाइन स्पेलिंग है उसको हमें ढूंढ के उसकी सही स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, द बॉयज ऑफ अवर क्लास हैव रिपोर्टेड दैट कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर पॉलिसीज हैज बीन मेड। हमारी कक्षा के लड़कों ने बताया है कि उनकी नीतियों के कार्यान्वयन में काफ़ी प्रगति हुई है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब किसी चीज़ का कार्यान्वयन। अब इम्प्लीमेंटेशन ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इम्प्लीमेंटेशन की सही स्पेलिंग क्या होती है, IMPLEMENTATION। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, IMPLEMENTATION इज कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन। और इसकी हिंदी क्या होती है, कार्यान्वयन। ठीक है, जैसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम निकालना है हमको, ठीक है। इजराइल हैज बीन अ स्टॉन्च एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कह रहे हैं कि जो इजराइल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का कैसा सहयोगी है? एलाई मतलब सहयोगी, स्टॉन्च मतलब होता है बहुत कट्टर। एक हिंदी हुई इसकी, एक हिंदी हुई निष्ठावान। इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत कट्टर समर्थक है या निष्ठावान समर्थक है, ये बहुत वफादार है, ये सब इसके हिंदी में मीनिंग हुए, ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि इसका हमें एंटोनिम निकालना है, ठीक। रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूट मतलब होता है कोई चीज जब दृढ़ निश्चयी होती है। केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। कंफ्यूज्ड मतलब भ्रमित, और अनस्टेडी मतलब कोई चीज जब अस्थिर होती है, स्थिर नहीं होती, ठीक। तो अगर कोई इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स का स्टॉन्च एलाई है, कट्टर समर्थक है, वफादार है, निष्ठावान है, तो अगर कोई ऐसा कंट्री हो जो यूनाइटेड स्टेट्स का कभी तो समर्थन में हो और कभी उसके विरोध में हो और कभी न्यूट्रल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वो अस्थिर है ना, स्थिर नहीं है। तो स्टॉन्च का एंटोनिम क्या हो गया? अस्थिर होना, अनस्टेडी होना, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। उपयुक्त हमें ईडियम बताना है। द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस। पुलिस अभी तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। इट सीम्स टू बी डैश, ऐसा प्रतीत होता है कि इन अ नटशेल। नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब अगर आप हिंदी में अगर आप लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है लीफ, मतलब होता है पत्ता या पत्ती, तो एक नया पत्ता पलटना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? एक नया अध्याय जोड़ना, ठीक, या एक नए काम की शुरुआत करना, ठीक है। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि कोई मुश्किल चीज को सॉल्व करने में परेशानी होना, हार्ड नट टू क्रैक। अगर आपका इसका शाब्दिक अर्थ देखें, लिटरल मीनिंग देखें, तो क्रैक मतलब तोड़ना, और नट मतलब जैसे अखरोट, और हार्ड मतलब कठोर। तो एक कठोर अखरोट को तोड़ना, मतलब इडियम में इसका मतलब क्या हुआ? एक बड़ी मुश्किल चीज को सॉल्व करना, ठीक। इट सीम्स टू बी अ हार्ड नट टू क्रैक। तो पुलिस जो है अभी तक केस को सॉल्व नहीं कर पाई है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक बहुत ही कठिन है उनके लिए इस केस को क्रैक करना, सॉल्व करना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज एन ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें कि एक एरर है, ठीक है। एन लॉयन इज द मोस्ट फराशियस ऑफ ऑल एनिमल्स। शेर सभी जानवरों में सबसे क्रूर जानवर है। फराशियस मतलब क्रूर, ठीक। अब यहाँ तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो वोवेल से की साउंड से शुरू होते हैं उनके आगे लगता है एन, और जो कॉन्सोनेंट के साउंड से शुरू होते हैं उनके आगे क्या लगता है? ए, ठीक। तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, किस सेक्शन में है? एन लॉयन, ठीक। अब देखिए, लॉयन इज द मोस्ट फरोशियस ऑफ ऑल एनिमल, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं ए लॉयन इज द मोस्ट फरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स, और ये भी लिख सकते हैं द लॉयन, ठीक। ए लॉयन मतलब कोई भी शेर, और द लॉयन मतलब हम किसी स्पेसिफिक शेर की बात कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर हो गया सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट वॉइस से शुरू हो रहा है वर्ड, इसलिए यहाँ पर
एन नहीं आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कि सबसे उपयुक्त हमको ऑप्शन चूज करना है जो कि अंडरलाइंड सेगमेंट को जो गिवन सेंटेंस में है उसको सब्स्टिट्यूट कर सके। ठीक, अब अंडरलाइंड सेगमेंट यहाँ पर शायद जब टाइपिंग हुई होगी क्वेश्चन की तो नहीं है, ये है अंडरलाइंड सेगमेंट इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन देख के, मैंने ये क्वेश्चन पहले देखा नहीं है लेकिन ऑप्शन देख के लग रहा है। वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर, हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक, जब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए तो अगर तो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर जो सेंटेंस में अगर दो व्यक्तियों का दो व्यक्ति लग रहे हैं सेंटेंस पढ़ने से तब तो ईच अदर ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो व्यक्ति नहीं लग रहे हैं ना, यहाँ वी लगा हुआ है और हम सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो आंसर क्या है? हेल्प वन एनदर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट में। ठीक है, तो आंसर इज वन एनदर। तो जब एक से दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो हम यूज करते हैं वन एनदर, और जब दो व्यक्ति होते हैं तो हम यूज करते हैं ईच अदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो ये ईडियम दिया हुआ है इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। ईडियम क्या है? टू बेल द कैट। बेल द कैट मतलब होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो हम लोग हिंदी में भी पढ़ते थे ये कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ठीक, मतलब कि कौन होगा ऐसा जो आगे जाके लोगों में सबसे आगे जाके रिस्क लेगा। ठीक है, टू फीड पेट्स मतलब पालतू जानवर, पेट्स मतलब होते हैं पालतू जानवर को कुछ खिलाना। टू प्ले विद किड्स का मतलब बच्चों के साथ खेलना। टू लव कैट्स मतलब बिल्लियों को चाहना या बिल्लियों से प्यार करना। टू फेस रिस्क मतलब जोखिम का सामना करना। ठीक है, तो आपको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको? जैसे आप ये लिख सकते हैं कि समवन हैज टू बेल द कैट एंड टेल द प्रेसिडेंट that his decision is not correct। मतलब someone has to bail the cat, किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा। एंड टेल द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति को यह बताना पड़ेगा दैट हिज डिसीजन इज नॉट करेक्ट, कि उसका जो निर्णय है वो सही नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब कोई तो होगा जिसको रिस्क लेना पड़ेगा। टू बेल द कैट मतलब कि टू फेस रिस्क, जोखिम का सामना करना। तो आंसर आ गया टी। ठीक है, चलिए सेलेक्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये जो गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड है इनका हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए। अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, एक ऐसी जगह जहां पर सिक्के या मेडल्स मतलब पदक और या फिर कोई टोकन बनाए जाते हैं। अब हज का मतलब क्या होता है? हज का मतलब होता है जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना दड़बा, जहाँ कभी मुर्गे रखे जाते हैं या खरगोश रखे जाते हैं, लकड़ी का बना होता है, आगे जाली लगी होती है लोहे की। ठीक है ना, तो वो होता है हज। हैंगर मतलब जब जैसे हवाई जहाज होते हैं या विमान को पार्क करने के लिए, रखने के लिए जो जगह होती है, इमारत होती है विमान को रखने के लिए, विमान को रखने की जगह। ठीक है, मोनेस्ट्री मतलब होता है जहां पर मठाधीश रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। जैसे बोलते हैं ना कि धर्मशाला एक जगह है हिमाचल में, वहां पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जहां बुद्ध, दलाई लामा वगैरह रहते हैं। ठीक है, मिंट मतलब क्या होता है? मिंट मतलब होता है जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं।
या जहाँ नोट छापने की जो मशीनें होती है ना, उसको भी मिंट बोलते हैं। ठीक है, तो अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, ऐसी जगह जहाँ पर सिक्के, मेडल या टोकन बनते हैं उसको बोलते हैं मिंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मिंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक को हमको भरना है। किरण हैड अ शॉर्ट डैश एज अ राइटर, एक लेखिका के रूप में किरण का संक्षिप्त था। क्या संक्षिप्त था? शॉर्ट मतलब संक्षिप्त, राइटर मतलब लेखक। एक लेखक के रूप में किरण का डैश क्या था? संक्षिप्त था। केयरस मतलब होता है जिसको दुलार बोलते हैं ना, बच्चे को प्यार करते हैं हम, दुलार करते हैं। कैरियर मतलब होता है, इसको हिंदी में वाहक बोलते हैं, साइकिल का करियर। ठीक, या एक होता है गुड्स करियर, सामान को ले जाने वाला वाहक। एक होता है केरर, केरर मतलब देखभाल करने वाला। और ये होता है करियर। इस करियर का मतलब क्या होता है? इस करियर का मतलब होता है कोई नौकरी। ठीक है ना? ही हैज़ अ ब्रिलियंट ही हैड अ ब्रिलियंट करियर एज अ डॉक्टर। डॉक्टर के रूप में उसका जो करियर था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो किरण हैड अ शॉर्ट करियर। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। जनरली लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, डी में और ए में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर CARRIER है तो वो वाहक है इसका मतलब, और CAREER है तो उसका मतलब नौकरी है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट। जो सेंटेंस नीचे दिया है इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, उनमें से किसी में एक में एरर हो सकती है। सेलेक्ट करना है वो जिसमें एरर हो। दर्शन विश्ड ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। तो दर्शन ने ये विश किया, दर्शन ने ऐसा चाहा कि ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क, कि वो इन द फर्स्ट प्लेस, कि वो थीम पार्क में गया ही ना होता। ठीक है, मतलब वो चला गया था थीम पार्क में, लेकिन उसने बाद में ऐसा विश किया कि वो अपने प्रथम स्थान पर, मतलब सबसे पहले तो वो थीम पार्क में गया ही ना होता। तो हैड, हैज, हैव ये परफेक्ट टेंस को बताते हैं। हैज़ और हैव बताता है प्रेजेंट परफेक्ट को, और हैड बताता है पास्ट परफेक्ट को। और इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दर्शन विश्ड ही हैड नॉट, वेंट नहीं होगा, क्या होगा? गॉन होगा। गो, वेंट, गॉन। इन्होंने वेंट की मतलब गो, सेकंड फॉर्म लगा रखी है गो की, जबकि यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी? हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? इस पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, नो सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो अंडरलाइन जो वर्ड है उसका सब्सटीट्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है कि द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ठीक, द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। जो मेढक है वो पानी में और जमीन में दोनों जगह रह सकता है। ठीक, मतलब अपने आप को वो अडॉप्ट कर लेता है रहने के लिए, पानी में भी और जमीन में भी। ठीक, अच्छा, अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अडेप्ट मतलब होता है किसी चीज में स्किलफुल होना या निपुण होना। ऑल्टर मतलब होता है बदल देना, बदलना, ऑल्टर।
अडेप्ट मतलब क्या होता है, अपने आप को ढाल लेना। तो द फ्रॉग एडॉप्ट्स इटसेल्फ, फ्रॉग क्या करता है, अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, द फ्रॉग एडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। तो जो यहाँ क्या बात हो रही है कि पानी में और जमीन में अपने आप को ढाल लेता है। तो ढालने की बात क्या है, अपने आप को अनुकूल बना लेता है परिस्थितियों के अनुसार, लैंड या वाटर में। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडेप्ट, ये वाला एडेप्ट आएगा। तो यहाँ एडेप्ट की बजाय क्या आएगा, ADAPTS। ठीक है, आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। द थीफ वॉज कॉट विद द स्पुरियस पिकासो पेंटिंग। ठीक, पिकासो की जो पेंटिंग थी, पिकासो एक बहुत बड़े पेंटर थे, उनकी जो पेंटिंग थी, जो चोर है वो पकड़ा गया। कैसी पेंटिंग, स्पुरियस। ठीक, स्पुरियस मतलब होता है नकली। ठीक है ना, जैसे आपने, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना, तो उसमें देखा होगा आपने ये सेंटेंस, मैनी डाइड आफ्टर ड्रिंकिंग स्पुरियस लिकर। बहुत सारे लोग नकली शराब पीने के बाद मारे गए। ठीक, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, ऑथेंटिक मतलब कोई चीज प्रमाणिक हो। ठीक है, मतलब वो सही हो। स्प्लेंडिड मतलब शानदार हो, कोई चीज बहुत अच्छी हो। स्टोलन मतलब कोई चीज चोरी की हो। और फेक मतलब कोई चीज नकली हो, जाली हो। तो स्पुरियस पिकासो पेंटिंग, चोर जो है नकली पेंटिंग के साथ पकड़ा गया। और हमें क्या बताना है, एंटोनिम। तो नकली का एंटोनिम क्या होगा, प्रमाणिक, जो ऑथेंटिक हो, जो सही हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, द थीफ वॉज कॉट विद अ ऑथेंटिक पिकासो पेंटिंग। ये हो गया स्पुरियस का एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इंसीडियस, इंसीडियस का मतलब क्या होता है, इंसीडियस का मतलब होता है कोई चीज जो से बोलते हैं छली, कपटी। ठीक, खराब, जिससे नुकसान पहुंच सके, नुकसानदायक। ठीक है ना, जैसे एक एक इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द इंसीडियस इफेक्ट्स ऑफ polluted water supply। जो प्रदूषित पानी की सप्लाई होती है उसके नुकसानदायक इफेक्ट, इंसीडियस इफेक्ट। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड मतलब होता है संरक्षित, सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित, सेफ मतलब भी सुरक्षित, और हार्मफुल मतलब हानिकारक। तो इंसीडियस का मतलब मैंने क्या बताया था, नकली, छली, कपटी, खराब, नुकसानदायक। तो नुकसानदायक का सिनोनिम, क्योंकि यहाँ देखिए सिनोनिम पूछ रहे हैं ना, क्या हुआ, हानिकारक। तो क्या आंसर हो गया, हार्मफुल। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है इसका हमें क्या निकालना है, एंटोनिम। द ग्रेजुअल डैश, ब्रैकेट में दिया है कर्टल इन द एक्सपेंडिचर्स मेड देम टेंस्ड। खर्चों में
डैश कटौती ने, कर्टल मतलब कटौती ने, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चों में, टेंस मतलब तनावग्रस्त कर दिया, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, खर्चों में धीरे धीरे कटौती ने उन्हें तनावग्रस्त कर दिया। अब हमें एंटोनिम निकालना है, ये जो ब्रैकेट में वर्ड है। कर्टल मतलब होता है कटौती करना, ठीक। पहला है इंडेंट। अब इंडेंट के दो मतलब होते हैं। एक तो इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन। हम कहीं कुछ लिखते हैं ना, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, यूं ऐसे लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, कुछ जगह जो छोड़ के लिखते हैं। दूसरा इंडेंट का मतलब क्या होता है, दूसरा इंडेंट का मतलब होता है कि कोई चीज ऑफिशियल रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे सपोज आपके ऑफिस में स्टेशनरी खत्म हो गई, तो जहां वो एडमिन डिपार्टमेंट होगा उसको आप क्या करेंगे, यू विल प्रिपेयर एन इंडेंट, प्रिपेयर एन इंडेंट, आप एक इंडेंट की ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। तो इंडेंट के दो हो गए, एक हो गया मार्जिन जो आप लिखते समय छोड़ते हैं, और एक हो गया ऑफिशियल रिक्वेस्ट। अच्छा, इन्नेट मतलब क्या होता है, इन्नेट मतलब होता है कोई चीज जन्मजात। जैसे अ पर्सन, मैन हैज एन इन्नेट डिजायर फॉर प्रेज, मतलब आदमी के अंदर एक जन्मजात एक भावना होती है कि लोग उसकी तारीफ करें, ठीक है। चलिए, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज की वृद्धि। और इंसिनुएट का मतलब क्या होता है, इंसिनुएट का मतलब होता है कि कटाक्ष करना, ठीक है, किसी तरीके का गलत संकेत करना या कटाक्ष करना, इसको बोलते हैं इंसिनुएट। तो जो कर्टल है, कटौती है, कटौती का एंटोनिम क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। एक्सपेंसेस में, एक्सपेंडिचर्स में अगर कटौती हो रही है, कर्टेल हो रही है, तो उसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हु स्टोल माई टिकट्स, मेरे टिकट्स किसने चुराए। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या होता है। एक्टिव वॉइस में जो फोकस होता है वो किस पे होता है, सब्जेक्ट के ऊपर, और पैसिव वॉइस में जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है या फिर एक्शन के ऊपर होता है, ठीक है। तो हु स्टोल माई टिकट, मेरे टिकट किसने चुराए, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन मार्क, और ये है WH फैमिली का। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे यहाँ 4x2 8 आवर्स का एक्टिव पैसिव का क्लास होता है, जिसमें नॉर्मल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिनमें लेट लगा हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें WH फैमिली लगी हो। तो जो WH फैमिली लगी है, तो जब आप उसके साथ बाई लगाते हैं तो हु इज चेंज्ड टू whom, ठीक है। तो हु स्टोल माई टिकट, अब हमें ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना है, तो क्या बोला जाएगा, बाई हुम, किसके द्वारा मेरे टिकट्स। अब चूंकि टिकट्स है तो इसलिए वर आएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि यहाँ अगर टिकट होता तो वॉज होता, टिकट्स है तो वर आएगा। बाई हुम वर माई टिकट्स स्टोलन, ठीक है। वर के साथ क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में आपका फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बाई होम किसके द्वारा, और दूसरी बात क्या होती है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, स्टोलन आएगा, ठीक है। बाई होम वर माई टिकट स्टोलन, वर के साथ में, बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये आ गया। हु स्टोल माई टिकट्स, किसने मेरे टिकट्स चुराए, मेरे टिकट्स किसके द्वारा चुराए गए, किसके द्वारा मेरे टिकट चुराए गए, दिस इज द आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट
एक ऐसा ऑप्शन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों से हेट करता है, नफरत करता है, एंड अवॉइड्स अदर पीपल, और या उनसे दूर रहता है। ठीक, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। पहला है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट को ऐसा पर्सन होता है जो जिसको ऐसे काम करने में आनंद आता है जिससे दूसरे लोगों को मतलब उनको अप्रिय हो कोई बात या दर्दनाक उनके लिए कोई चीज़ हो। तो कोई व्यक्ति को कोई काम करते हुए अप्रिय चीज़ लग रही है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसको वही काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हमेशा इस तरह के वर्ड ना एग्जाम्पल से समझ में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एनी वन हु गोज जॉगिंग for 2 hours a day must be a masochist। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो रोज 2 घंटे के लिए जॉगिंग पे जाता हो, टहलने जाता हो, वो क्या होगा? मैसोचिस्ट होगा। मतलब वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आनंद आता हो अपने आप को दुख देने में। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको जो दूसरे लोग हैं जिनको वो काम करने में अप्रिय होते हैं, दर्दनाक होते हैं, दुख होता है, लेकिन उसको वही काम करने में बड़ा मजा आता है, उसको बोलते हैं मैसोचिस्ट। परवर्ट, परवर्ट के देखिए 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है कि किसी चीज को चेंज करना, ठीक है, उसके ओरिजिनल पर्पस या उसका जो करेक्ट यूज है उसके चेंज करना। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब मैंने अब बताया आपको कि इसके 2 ऑप्शन होते हैं पर वर्ड का। हर वर्ड का आपको सही मीनिंग मालूम होना ज़रूरी है। आज तो इसमें पूछा, कल किसी और तरीके से पूछ सकते हैं। एक होता है कोई किसी चीज़ का जो ओरिजिनल यूज़ है उससे उसको चेंज करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये कहें कि दीज डेज जर्नलिस्ट आर परवर्टिंग द न्यूज, कि आजकल के दिनों में जो न्यूज है उसको जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं? परवर्ट कर रहे हैं, मतलब बदल दे रहे हैं। जो एक्चुअल न्यूज है, जो उसका यूज है, उसको उससे क्या कर दे रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं। तो किसी चीज का जो एक्चुअल यूज हो, ठीक, या करेक्ट यूज हो, या जो उसका जो ओरिजिनल पर्पस हो, उससे चेंज करने को बोलते हैं परवर्ट। ठीक, एक चीज होती है कि सेक्सुअल इन एन अनएप्रोप्रिएट वे या इनएप्रोप्रिएट वे। एप्रोप्रिएट के साथ इन लगता है ना, इनएप्रोप्रिएट वे होगा। मतलब अगर हम बोले ही इज अ परवर्ट मैन, मतलब वो सेक्सुअल बातें करता है एक अनुपयुक्त वे में, इनअप्रोप्रिएट वे में। ठीक है, वो व्यक्ति ऐसा है जब हम बोले किसी को ये व्यक्ति परवर्ट है। अच्छा, हर्मिट मतलब होता है कि समाज से दूर रहना, एकांत जिसको पसंद है, जिसको एकांतवासी कह सकते हैं। जो लोग सन्यास लेते हैं उनको भी बोलते हैं हर्मिट। ठीक, और मिसएंथ्रोप मतलब होता है कि हु हेट्स मैनकाइंड, जिसको मनुष्य से घृणा होती है, उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। तो यहां क्या लिखा है? अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। आंसर क्या हो गया? मिसएंथ्रोप। ठीक है, जो मनुष्य से घृणा करे, हु हेट्स मैनकाइंड इज मिसएंथ्रोप। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि ये सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। ये मतलब PQRS के क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है? थ्रू अ सटल एनालिसिस वुल्फ रेजेस सर्टेन कंसर्न्स। ठीक, सटल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म विश्लेषण। वुल्फ रेजेस सर्टेन कंसर्न। वुल्फ पुरुष प्रधान मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में
डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, भेदभाव अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ, उसके लिए कुछ चिंताएं उठाता है। ठीक है, रेजेज सर्टेन कंसर्न मतलब कुछ चिंताएं उठाता है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, पुरुष प्रधान सोसाइटी में जो वुमेन है, महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव हो रहे हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नीड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन वुमेन एंड द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी। ठीक, कह रहे हैं ये इट इज ऑल्सो द नीड फॉर, ये और ज्यादा इसके अलावा भी जरूरत है, फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महिलाओं में, एंड द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय गरिमा का जो राइट है, अधिकार है, एंड इक्वलिटी, और समानता का अधिकार है, उसके खिलाफ भी है ये। ठीक, इन शेक्सपियर सिस्टर Virginia Woolf explores the plight of women in society in England during the 15th and 16th century। ये कह रहे हैं कि जो शेक्सपियर की सिस्टर है, जो एक वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है, उसमें वो एक्सप्लोर करता है, पड़ताल करता है किसकी, द प्लाइट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। जो प्लाइट मतलब होता है किसी चीज़ की दुर्दशा, द प्लाइट ऑफ वुमेन मतलब जो महिलाएं हैं सोसाइटी में, उनकी दुर्दशा की को भी पड़ताल करता है। इन इंग्लैंड में ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान। डी क्या कहता है, इट इज अगेंस्ट द डिनायल ऑफ एजुकेशन द गर्ल चाइल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यह लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के, महिलाओं की खिलाफ हिंसा के खिलाफ है। ठीक है, इट इज अगेंस्ट द डिनायल ऑफ एजुकेशन। डिनायल ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा से वंचित करना, टू द गर्ल चाइल्ड, जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और जो महिलाओं के खिलाफ वायलेंस है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास दो हिंट हैं। पहला हिंट क्या है, पहला हिंट ये है, लिखा है इट इज अगेंस्ट द डिनायल ऑफ, क्योंकि अभी मैंने ये डी पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आ गया, इट इज अगेंस्ट द डिनायल ऑफ एजुकेशन। ये लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना, और यहां क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नीड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो जरूरत है उसके भी खिलाफ है। तो इट इज ऑल्सो किसके बाद आएगा, भी किसके बाद आएगा, पहले इट इज आएगा ना, पहले कोई चीज आएगी उसके बाद आप बोलते हैं ये भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी के बाद बी आ रहा है, ये हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें से किस किस के बाद डी के बाद बी आ रहा है, डी के बाद बी यहाँ आ रहा है और डी के बाद बी यहाँ आ रहा है। इसका मतलब एक चीज बात क्लियर हो गई कि या तो सी सही है और या डी सही है। ठीक, अब ए में क्या कह रहे हैं, थ्रू अ सटल एनालिसिस वुल्फ रेजेस सर्टेन कंसर्न्स, और सी में क्या कह रहे हैं, इन शेक्सपियर सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर्स द प्लाइट ऑफ वुमेन। अब वर्जीनिया वुल्फ पूरा नाम है, फुल नेम है, और यहां क्या है, वुल्फ, यहां है सरनेम। तो किसी भी व्यक्ति का जो फुल नेम है, अगर आप पहले उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहले आप उसका फुल नेम बताएंगे और उसके बाद उसका सरनेम बताएंगे। ठीक है, जैसे मेरा नाम अगर धर्मेंद्र चोपड़ा है, ठीक है, तो आप, अगर मैं अपने बारे में बता रहा हूं या कोई मेरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि धर्मेंद्र चोपड़ा इज एन इंग्लिश टीचर, ठीक, और पढ़ाते पढ़ाते बताएगा मिस्टर चोपड़ा विल कम टू टीच इंग्लिश टुडे, तो पहले उसने मेरे पूरे नाम से बता दिया और बाद में उसने मुझे केवल लास्ट नाम लेके संबोधित किया या केवल फर्स्ट नाम लेके संबोधित किया। तो इसका मतलब पहले सी आएगा और बाद में क्या आएगा, ए आएगा, तो यानी सी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो सी ए ये हो गया एक कॉम्बिनेशन और डी बी ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो कौन सा है सही, सी ए डी बी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि PQRS बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपकी रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, रीडिंग स्ट्रांग होने के साथ साथ में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास टाइम कम होता है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन PQRS को जल्दी सॉल्व करना होता है, तो ये होता है हिंट मेथड, सांकेतिक मेथड।
तो ये हिंट मेथड है कि पहले इट इज आया और उसके बाद इट इज ऑल्सो आया। ठीक, पहले फुल नेम आया और उसके बाद सर नेम आया। ठीक है, तो इस हिंट से हमारा CADB इसमें ही सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जो सेंटेंस है, जो दिया हुआ सेंटेंस है, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। उस छोटे बच्चे ने, छोटे लड़के ने अपने जन्मदिन पर अपने सबसे अच्छे दोस्त को फ़ोन किया। अब हमें बताना है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में फोकस होता है किस पे, सब्जेक्ट पे। पैसिव वॉइस में फोकस किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पे या फिर एक्शन पे। दूसरी बात, टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तीसरी बात, बी, पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, किसने किया फ़ोन, लिटिल बॉय ने, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट पे फोकस है तो एक्टिव वॉइस। और इसमें किसको फ़ोन किया, कार्य किस पर हुआ, बेस्ट फ्रेंड पे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया। हिज बेस्ट फ्रेंड, हमें फोकस किस पे करना है, ऑब्जेक्ट पे। हिज बेस्ट फ्रेंड, अब ये कॉल्ड है, कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो ये कौन सा टेंस हो गया सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो हिज बेस्ट फ्रेंड, एक फ्रेंड है ना, वॉज कॉल्ड अप बाई द लिटिल बॉय ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज कॉल्ड। अब देखिए, वॉज एक बी की फॉर्म है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये क्या हो गया, पैसिव में हमारी ये कंडीशन भी हो गई। हमारा जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट पे हो गया, हिज बेस्ट फ्रेंड। तो यानी कि हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज कॉल्ड अप बाय द लिटिल बॉय। टेंस में भी कोई चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट में और ये भी पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, तो हिज बेस्ट फ्रेंड हैज बीन कॉल्ड नहीं होगा, हिज बेस्ट फ्रेंड इज कॉल्ड भी नहीं होगा, हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज बीइंग कॉल्ड नहीं होगा। सही क्या होगा, हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज कॉल्ड अप बाय द लिटिल बॉय, ये सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया बी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, और यहाँ से हमारा शुरू होता है ये क्लोज टेस्ट। ठीक है, चलिए आइए क्लोज टेस्ट को हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करके समझ लेंगे ताकि हमें ये इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट डैश फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। ग्लोबल वार्मिंग, जो ये पृथ्वी गर्म होती है ना, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमिना होता है। ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी पर्यावरणीय डैश है। ठीक, अब ये डैश क्या है, आइए क्वेश्चन देखते हैं शुरू में। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर। बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ। और चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियां। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी पर्यावरणीय क्या है, चुनौती है। ठीक है, यहां क्या आएगा, चैलेंजेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हुआ, चैलेंजेस। परिणाम हो नहीं सकता, अवसर हो नहीं सकता, बेनिफिट हो नहीं सकता, तो क्या है, चुनौती है ये ग्लोबल वार्मिंग। The primary cause of global warming is the dash of greenhouse gases such as carbon dioxide and methane into the atmosphere। तो ये कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है, प्राथमिक कारण है, वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का क्या है, डैश। जो गैसेस होती हैं वो इन्वायरमेंट में क्या होता है उनका, आइए देखते हैं। पहला है एमिशन। एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन किसी चीज का, गैसों का उत्सर्जन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है किसी चीज का अवशोषण करना, अपने अंदर समाहित कर लेना किसी चीज को। रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रतिबिंब। ठीक, और कंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज का चालन करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह
कोई चीज़ जब जुड़ती है तो उसको बोलते हैं कंडक्ट हो रही है, ठीक। तो गैसेस का क्या होगा, एमिशन, ठीक है। तो इसका आंसर आया यहाँ पे एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। गैसेस का हमेशा क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। These gases trap heat from the sun causing the earth's temperature to rise। ये जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं, ये सूर्य की गर्मी को सोख लेती हैं, ठीक, रोक लेती हैं। causing the earth's temperature to rise, जिससे कि जो पृथ्वी का तापमान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। The dash effects of global warming are widespread and include more frequent and severe weather events, rising sea levels and the loss of biodiversity, ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग के द डैश इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं, कैसे इफेक्ट, वो क्या है, आर वाइड स्प्रेड, मतलब बड़े पैमाने पर हैं, एंड इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स, और इनमें अधिक लगातार और गंभीर जो मौसम की घटनाएं हैं, जैसे राइजिंग सी लेवल, जैसे समुद्र का बढ़ता हुआ स्तर, एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, जो जैव विविधता की जो हानि है, नुकसान है, वो भी इसमें शामिल है। तो द डैश इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कौन से इफेक्ट, आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, न्यूट्रल मतलब तटस्थ, और नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, ठीक। तो जो ग्लोबल वार्मिंग के ये जो इफेक्ट हैं, जिसमें समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, जैव विविधता का हानि हो रही है, जो वेदर इवेंट्स हैं, जो मौसम की घटनाएं हैं वो गंभीर हैं, ठीक। ये क्या है, ये नेगेटिव इफेक्ट है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Many governments and organizations have implemented dash to reduce greenhouse gas emissions। ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे सरकारों ने और संगठनों ने इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है, डैश टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए इम्प्लीमेंट किया है। क्या इम्प्लीमेंट किया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। आपको हर वर्ड का मतलब भी आना चाहिए। सब्सिडीज मतलब किसी चीज को सहायता प्राप्त करना, देना। रिस्ट्रिक्शंस मतलब फिर से प्रतिबंध, और पॉलिसीज मतलब नीतियां, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके इमिशंस को कम करने के लिए क्या क्या इंप्लीमेंट करी गई है सरकार के द्वारा, पॉलिसीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, पॉलिसीज, ठीक। चलिए आइए आगे देखते हैं। However, यद्यपि individuals can also play a role in dash global warming by making small changes to their daily habits such as reducing their energy consumption and driving less। ये कह रहे हैं कि यद्यपि व्यक्ति भी, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, व्यक्ति भी एक रोल प्ले कर सकते हैं, किसमें, इन द डैश ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग को डैश करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव करके, टू देयर डेली हैबिट्स, अपनी आदतों में, सच एज रिड्यूसिंग देयर एनर्जी कंजम्पशन, कि अपनी ऊर्जा की खपत कम करें, एंड ड्राइविंग लेस, और कम गाड़ी चलाएं, ठीक, ड्राइव कम करें। तो क्या कर सकते हैं, कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन डैश। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। एक्सरबेटिंग, एक्सरबेटिंग मतलब बदतर होना किसी चीज को, और ज्यादा खराब होना। मिटिगेटिंग मतलब कम होना, कम करना।
सस्टेनिंग मतलब किसी चीज़ का कायम रखना किसी चीज़ को, और एक्सपेंडिंग मतलब विस्तार करना। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट हैं उनको क्या करेंगे हम, ये अगर कर रहे हैं अपनी डेली हैबिट्स में छोटे छोटे चेंजेस करके, अपना एनर्जी कंजम्पशन कम करके और ड्राइव कम करके, क्या कर रहे हैं, मिटिगेटिंग, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, मिटिगेटिंग आएगा। ठीक है, आंसर इज बी। ठीक, चलिए, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए क्लोज टेस्ट के।